हमारी बीच में ओवर हो गई थी, ठीक है। तो सो प्लीज आप उस मैटर को इग्नोर कीजिए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। इसके आगे का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। सो थोड़ी सी मैं आपकी जो क्लास है मैं 2:35 2:40 तक ले लूंगी, क्लियर, क्योंकि हमने थोड़ा सा डिले कर दिया, तो 5-10 मिनट्स लग जाते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि मैम को भी काम होता है, ठीक है। तो ये भी समझिएगा बच्चे। चलिए, हमने क्या पार्ट कवर किया था? हमने पार्ट कवर किया था yes, how much we have completed. So this is the nature of limited liability partnership. ये एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का नेचर है, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू बी बॉडी कॉर्पोरेट नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये पार्ट भी हमने कंप्लीट किया था। पार्टनर्स, डिफरेंट पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, उसके क्या है पार्टनर्स हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। एलएलपी में इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट उसके पार्टनर्स हैं। इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो अगर वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एवरी एलएलपी के पास कम से कम 2 पार्टनर्स। तो हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज अवर द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्लियर। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ in LLP, ठीक है, and you have to learn and revise this concept. So if there any doubt regarding all these concepts, you can ask with me, you can ask from me. So now the next chapter is our incorporation of limited liability partnership, ठीक है। how, ठीक है, limited liability partnership is incorporated, we should understand its various documents, ठीक है। we should understand how it is built. So लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के इनकॉर्पोरेशन से किस तरीके से एलएलपी है, ठीक है, वो क्या हुई, इनकॉर्पोरेट हुई। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। नंबर नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है नंबर 1 for a limited liability partnership to be incorporated. What does it means कि हमारे पास कि देखो क्या होता है कि जब कभी भी अब हम एक चीज को एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें पता है धोखाधड़ी फ्रॉड के जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट हो गई हैं। अगर हम ये सोचे कि हमें फ्रॉड नहीं मिलेगा तो ये आप बेवकूफ हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप एक किसी भी बिजनेस में जाते हैं या आप एक पार्टनरशिप में जाते हैं, उसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। इनकॉर्पोरेट होने के लिए नंबर 1 द फर्स्ट पॉइंट इज 2 or more persons associated for carrying on a lawful business, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एसोसिएट होते हैं। देखो सबसे पहले हमें ये समझना है एलएलपी में कम से कम 2 पर्सन तो होंगे। एक अकेला पर्सन जो होता है कंपनी पार्टनरशिप, क्योंकि ये खुद पार्टनरशिप है, पार्टनर्स बनने के लिए आपको कम से कम 2 पर्सन तो होने चाहिए। सो 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स एसोसिएट होते हैं फॉर कैरिंग ऑन ए लॉफुल बिजनेस, ठीक है। यानी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स एसोसिएट होते हैं होंगे एक लॉफुल बिजनेस को कैरी करने के लिए। सो फॉर कैरिंग ऑन ए लॉफुल बिजनेस, ठीक है, कौन से बिजनेस को, यानी कि एक लॉफुल बिजनेस को आपको आगे ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए, विद अ व्यू टू प्रॉफिट, ठीक है, किस उम्मीद से, किस व्यू से, विद अ व्यू टू प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट करने के, ठीक है, व्यू से, शेल सब्सक्राइब देयर नेम्स
टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यानी कि अगर उन्हें अपना, क्योंकि देखो हमने एलएलपी स्टार्ट ही की है, तो जब एलएलपी स्टार्ट की है ऑब्वियसली इसका जो मोटिव है, उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव ही होना चाहिए। सो टू और मोर पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि दो या दो से ज्यादा पर्सन जो कि एक लॉफुल बिजनेस को कैरी कर रही हैं, ठीक है, किस उम्मीद से, यानी कि प्रॉफिट को करने की उम्मीद से, तो शेल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो यानी कि जो भी पार्टनर्स हैं उन्हें अपने नाम उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट्स में उन्हें अपने नेम लिखने पड़ेंगे। ये सिंपल सा है। तो आपको अंडरलाइन क्या करना है, अंडरलाइन या फिर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए सब्सक्राइब देयर नेम, ठीक है। तो टू प्रॉफिट शेल सब्सक्राइब देयर नेम, तो वो अपने नेम को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनने को, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपने नेम को सब्सक्राइब करेंगे। बी, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर, ठीक है, कि ये कह रहे हैं कि जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से फाइल्ड होना चाहिए और विद सच फीस, ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को इस तरह से और हम इस फीस के साथ फाइल करेंगे जो कि, ठीक है, जो भी ऑब्वियसली अगर आप एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करते हो तो क्या उसकी कोई फीस चार्ज नहीं होती, होती है, तो उसकी फीस चार्ज होती है, ठीक है। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड, तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल्ड होगा इस तरह से इन सच मैनर एंड विद सच फीस के साथ, ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, स्टेट के रजिस्ट्रार के साथ, इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज टू बी सिचुएटेड, ठीक है, जहां पर एलएलपी का ऑफिस सिचुएटेड होगा। देखो ये लैंग्वेज इसकी टफ है, हमेशा लॉ की लैंग्वेज इतनी इजी नहीं होती, लेकिन जब हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे समझेंगे तो वो बहुत इजी है। मैं आपको इसका कंसेप्ट एक वर्ड में, एक लाइन में समझा सकती हूँ, लेकिन वर्ड टू वर्ड रीड करके इसलिए बता रही हूँ कि आप भी समझ सकें कि आगे अगर कोई भी इस टाइप की लैंग्वेज आपको मिलती है तो आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें, आप उसे समझ सकें, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या है, यानी दो या दो से ज्यादा पर्सन जो लॉफुल बिजनेस में को कैरी करने के लिए एसोसिएटेड हैं, सबसे पहले उन्हें इस अपने डॉक्यूमेंट में, उन्हें अपने इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपने नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड, वो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो यानी कि फीस के साथ, ठीक है, आपको जहां पर रजिस्टर एलएलपी का ऑफिस सिचुएटेड है वहां आपको स्टेट के रजिस्ट्रार के पास वो फाइल करना होगा, और इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्टर कराना है, ठीक है। जैसे हम एक स्कूल में बच्चे के एडमिशन के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जहाँ पे हमें जिस स्कूल में एडमिशन कराना है, ठीक है। तो ऐसे ही कौन जाएंगे, पेरेंट्स जाते हैं बच्चे के। तो इसी तरीके से क्या बच्चे का वहां पे नाम लिखा गया होता है, हाँ, यानी कि जो बच्चे का जो नाम होता है, ठीक है, नेम होगा वो लिखा गया होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे का जो नाम होगा वो लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें ज्वाइन नहीं हो रहा है, एक मिनट, अच्छा अच्छा, अब देखिए, अब ज्वाइन हो रहा है ना सबको, ठीक है। सो जैसे पार्टनरशिप को भी हम क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, और इसी तरीके से हमें एलएलपी को भी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। सो दो या दो से ज्यादा पर्सन जो कि एक लॉफुल बिजनेस को कैरी करते हैं, ठीक है, तो वो अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपने नाम, नेम को सब्सक्राइब करेंगे, और बी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को हम इस मैनर में फाइल करेंगे स्टेट के रजिस्ट्रार के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कह रहे हैं अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म
मेड बाय आइदर एन एडवोकेट, कहने का मतलब है कि देयर शैल बी फाइल्ड। अब ये फाइल्ड किसके साथ, मतलब क्या आप फाइल करेंगे? अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, पता है, आप फॉर्मेट के बारे में, एलएलपी के फॉर्मेशन के बारे में आपको पता है, तो आप खुद कर सकते हैं फाइल। लेकिन जर्नली क्या किया होता है, जर्नली उसके लिए हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, हमें यानी कि हमें उनमें से पता होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एलएलपी का फॉर्मेशन रॉन्ग होता है तो कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई डिजिग्नेटरी अथॉरिटी होती है उसे करने के लिए। सो देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ ये फाइल होगा, ये तो हमें पता है। तो कोई ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म जैसे हम वहाँ पे फाइल करते हैं, तो किसी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ ये फाइल्ड होता है, या तो एडवोकेट के द्वारा, या कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, ठीक है। मेड बाय आइदर एन एडवोकेट और कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। अब ये अकाउंटेंट्स क्यों? क्योंकि इन्हें पता होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमें किस तरीके से फाइल करना है, कहाँ फाइल करना है, इसीलिए। सो हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, या जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्मेशन में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, जो कि एलएलपी के फॉर्मेशन में एंगेज हैं। एंड बाय एनीवन हु सब्सक्राइब हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, या तो देखो लिखा है ना, और बाय एनीवन, या किसी के भी द्वारा, हु सब्सक्राइब, भाई ये या तो भाई जो पार्टनर्स हैं वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नेम सब्सक्राइब किए हैं, उनके द्वारा भी, that all the requirements of this act and rules made have been compiled with, ठीक है, कि जो भी सारे के सारे इस एक्ट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो रूल बनाए गए हैं वो इसके साथ कंपाइल्ड होंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट, ठीक है, कि इनकॉर्पोरेशन के रेस्पेक्ट में। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के इनकॉर्पोरेट होने के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन, ठीक है, जो कि लॉफुल बिजनेस को कैरी करेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि रजिस्ट्रार, स्टेट के रजिस्ट्रार के साथ फाइल किया जाएगा, और देयर शैल बी फाइल्ड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, और वो जो होगा एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा क्या होगा, फाइल किया जाएगा एलएलपी के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट सेकंड क्या पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी, यानी कि देखो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, देखो अब उस डॉक्यूमेंट में, देखो ये तो हमें सिंपल से पता है कि जैसे स्कूल में एडमिशन के लिए भी कौन जाएगा, कि जिसे स्कूल के जो प्रोसेस के बारे में पता हो। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछिए। मैम अगर जैसे मैम अगर कोई ट्यूशन खोलता है तो उसमें 2 पार्टनर होते हैं, तो मैम उन्हें भी एडवोकेट की जरूरत पड़ती है या वो अपने ही सजेशन में करके वो मतलब तो बेटा ये लॉफुल? एलएलपी थोड़ी ना आप सेटअप कर रहे हो, ये एलएलपी सेटअप कर रहे हो। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप सेटअप क्या कर रहे हो, क्या आप एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को सेटअप कर रहे हो? तो यस आपको मैम, लिमिटेड रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी कराना फंड को पड़ेगा। सेटल कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको क्या बोला, आपने कहा 2 पर्सन हैं, काम क्या ऐसे नहीं होते हैं, तो वो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया ना। क्या ऐसे जो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, अगर आपको एक प्रॉपर उस पे व्यू देना है, अगर आपको उस केस में आपके पार्टनर ने आपको डिफीट किया, मतलब आपको धोखा दिया, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? बताइए, हर पॉइंट को लेके समझिए। आपसे गवर्नमेंट या आपसे कोर्ट आके नहीं कहेगा कि जाइए और इसे रजिस्टर कराइए, नहीं। ये आपकी अपनी खुद की समझ होती है कि आप अपनी और अपनी जो कंपनी है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, आप उसे किस लेवल पे सेटअप कर रहे हैं।
आप उसे बड़े लेवल पे सेटअप कर रहे हैं, आप उसे छोटे लेवल पे सेटअप कर रहे हैं, आप उसे कौन से लेवल पे सेटअप कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मर्जी है। मैंने क्या बोला, कंपल्सन नहीं है। देखो, कोई चीज जरूरी होती है तो उसके कोई ना कोई बेनिफिट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। कोई भी चीज नेसेसरी है तो उसके क्या होंगे, अपने खुद के फायदे होंगे, उसके अपने खुद के बेनिफिट हैं। सो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के नेम वहां पे लिखे होने चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लिखा है ना, फॉर अ LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, उस केस में आपने एक क्या किया, अपना 2 पर्सन ने मिलके कोचिंग सेंटर खोला, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका सामने वाला पार्टनर आपसे किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर वो मान लीजिए आपके पीठ पीछे वो आपको धोखा देता है, धोखा मतलब कि कोई प्रॉफिट आ रहा है और वो आपके साथ इक्वली शेयर नहीं कर रहा, ठीक है, आपको बाद में लगता है पता, तो क्या आप उस केस में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे केस के लिए तो आप भी कोर्ट में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फीस लगेगी। अगर आपने वही चीज एक बहुत बड़े लेवल पे सेटअप की है, आई होप आपके माइंड में ये जरूर आएगा कि आपको इसे रजिस्टर कराना है, आपको पक्का काम कराना है। आएगा या नहीं, बताइए, मैंने सही कहा या मैंने गलत बोला? यस मैम, आएगा। मैम यस आएगा। मैम आएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें अगर आपने बड़े लेवल पे काम सेटअप किया, ठीक है, और फिर आपने, चाहे वो मैं सिर्फ LLP की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, चाहे आपने कंपनी सेटअप की है, चाहे आपने पार्टनरशिप सेटअप की है, चाहे LLP, उस केस में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा और उस केस में मान लीजिए आपका कोई जो स्टूडेंट है या कोई सप्लायर है, कस्टमर है, वो आपके ऊपर केस करते हैं, उस केस में अगर आप सही भी होंगे, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कोर्ट समझेगा? मुझे आंसर दीजिए, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कोर्ट समझेगा या नहीं? मैम अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तब ऑब्वियसली। अभी मैंने सिचुएशन, अभी आपने क्या बोला, मेरे यहाँ उसका आंसर नहीं दिया, इसका मतलब आपने सिंपली ये कहा कि मैम अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तब, तब मतलब क्या, तभी आपके राइट सुने जाएंगे, तभी आपके जाएंगे, समझ में मैम आए? फिर तो वो सुनेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ फाइल होगा, एडवोकेट के द्वारा, CS के द्वारा, CA के द्वारा, एडवोकेट के द्वारा, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, जो कि LLP के फॉर्मेशन में एंगेज है। तो हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ LLP, ठीक है। तो अब आपको यही बताया कि ये इसी की यानी कि मीडियम से होगा, और ये लोग क्या करते, कोई एडवोकेट है, CS है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, इन्हें पता होता है किस तरह से करना है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे देखते हैं, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। जैसे स्कूल वाले आपको कोई ना कोई फॉर्म देंगे फिल करने के लिए, आपको फिल करना पड़ेगा, उसी तरीके से वो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो भी एक फॉर्म में होगा। तो द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन अ फॉर्म, तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वो उस फॉर्म में होगा जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। शेल स्टेट द नेम ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो यानी कि जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो LLP के नेम को, मतलब उसमें LLP, आपने देखा है कहीं जगह पे जितने भी सारे
एग्जाम्पल्स हैं या एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उनके आगे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, लिमिटेड है, आपके पास ये वर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो शैल स्टेट द नेम, एग्जैक्टली ये आपको यहाँ पे लिखना है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वहां आगे कहीं ना कहीं एक लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, इसीलिए, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे मतलब रजिस्टर्ड हैं एलएलपी, आप उसमें देखना, अगर जहां आगे लिमिटेड वर्ड लिखा होगा इसका मतलब कि वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। तो आगे देखते हैं, स्टेट द प्रोपोज्ड बिजनेस ऑफ द, ठीक है, सबसे पहले, और उसमें क्या लिखा होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए, देखो आप जैसे बच्चे के एप्लीकेशन फॉर्म में बच्चे के हर पूरी डिटेल को बताते हैं, बच्चे के हर फॉर्मेट को आपको उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एलएलपी का जो बिजनेस है वो स्टेट होना चाहिए। The incorporation document shall state the proposed business of the limited liability partnership, यानी कि LLP का जो proposed business है वो state होना चाहिए, ठीक है। तो incorporation document shall state proposed business, ठीक है, of the limited liability partnership, LLP का proposed business, क्या मतलब कि एलएलपी जो है वो कौन सा काम करेगी, वो कौन सा बिजनेस, वो बिजनेस भी वहां पता होना चाहिए। स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि उसका, कि वो जो एलएलपी है कहाँ पे सेटअप है, ठीक है। जैसे उसमें फॉर्म में फिल करते हैं बच्चे की एज, ठीक है, वो कितने ईयर का है, एड्रेस फिल करते हैं, ठीक है। तो वही सब कुछ, उसकी बेसिक नॉलेज क्या, अगर ये सब चीजें हैं तो वही सब कुछ लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट्स में, फॉर्म में होना चाहिए, जैसा बताया गया है फॉर्म, ठीक है। एलएलपी का नेम, कि एलएलपी किस नाम से है, कौन सा बिजनेस करेगी, उसका ऑफिस, और उसके हर पार्टनर्स के बारे में, और हर पार्टनर्स के नेम और एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में। तो जो इनकॉर्पोरेशन होगा एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में, तो उनके नेम, उनके एड्रेस के बारे में, तो स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, ठीक है, हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, जो कि एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, उन पर्सन का नेम और एड्रेस पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यानी कि हर चीज की, उसके कौन कौन से पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये सब। और उस फॉर्म में वो पूछते हैं ना कि मदर है, ठीक है, वो क्या करती हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग है, फादर फादर क्या करते हैं, तो वो सब कुछ क्या होता है, डिस्कशन किया जाता है। तो एफ में क्या लिखा है, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, उस पर्सन के नेम और, ठीक है, और एड्रेस को स्टेट करना। तो स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, ठीक है, जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो कि एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होगा वो बनेगा। तो स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन who are to be designated partners of the LLP, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेगा, उस पर्सन के नेम और एड्रेस पता होने चाहिए। contain such information concerning proposed limited liability partnership as may be prescribed, यानी कि वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कि जो आपको लगता है, कल को मान लीजिए आप अपने साइड से सोचिए, आप 3-4 लोगों के साथ मिलके एक एलएलपी सेटअप कर रहे हैं, तो आपकी भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी है, या तो उस एलएलपी को बताने के लिए, उस एलएलपी को प्रिस्क्राइब करने के लिए जो नेसेसरी है। अच्छा बच्चे, 1 मिनट होल्ड करना।
ठीक है, तो देखते हैं, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन्स, ठीक है, यानी कि जो भी आपके एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, तो उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नेम और एड्रेस भी बताना है। तो स्टेट द नेम and address of the persons who are to be designated partners of the LLP on incorporation, जो incorporation में LLP का जो designated partners हैं जी, contain such other information concerning proposed limited liability partnership as may be prescribed, ठीक है, तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो एक ऐसी अदर इंफॉर्मेशन को कंटेन करेंगे जो कि एलएलपी में क्या हो, नेसेसरी हो, जो कि प्रपोज्ड मतलब कि हमारे जो एलएलपी जो हम कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट इज अ थर्ड, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन, ठीक है, यानी कि सब सेक्शन के क्लॉज सी के अंडर अगर एक पर्सन एक स्टेटमेंट को प्रपोज करता है which he knows to be false or he does not believe to be true, ठीक है, मतलब देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट किसी भी पर्सन ने, मान लीजिए कि जो पार्टनर है उसने अपनी आइडेंटिटी, उसने अपनी पहचान सही नहीं बताई, अगर कोई भी पार्टनर है उसने अपनी पहचान सही नहीं बताई, तो इसका मतलब कि उसने बाकी अदर पार्टनर्स के साथ क्या किया, धोखा किया। किसी भी फैक्ट को छुपाना, ठीक है, किसी भी फैक्ट को या किसी भी स्टेटमेंट को हाइड करना, हाइड करने का, आप हाइड क्यों करते हैं, आप छुपाते क्यों हैं, इसका मतलब आप कोई ना कोई यानी कि वहां पे फ्रॉड का केस कर रहे हैं। तो वही चीज है, कोई भी स्टेटमेंट अगर गलत लिखी गई है, सो इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट, अगर एक पर्सन एक स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है, अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन, सबसेक्शन के क्लॉज सी के अंडर, विच ही नोज टू बी फॉल्स, जो कि उसको पता है कि वो गलत है, या डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या फिर वो सही, इसे यानी कि सच ट्रू बिलीव नहीं करता, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, इसका मतलब कि उसे फॉर अ टर्म, उसे उस टर्म के लिए क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, इम्प्रिजमेंट मिलेगी, shall be punishable with imprisonment for a term, उसे उस टर्म के लिए सजा मिलेगी, which may extend to 2 years, जो कि वो जो है टर्म है जो कि 2 साल तक क्या होगी, एक्सटेंड होगी। तो shall be punishable with imprisonment, तो वो पनिशेबल होगा यानी उस जेल में, ठीक है, वो यानी वो जाएगा, इम्प्रिजमेंट है, जो कोई भी पेनल्टीज हैं वो भी लगेंगी, फाइन अलग से लगेगा, वो डिपेंड किया जाएगा कि जो मतलब उसने जो फॉल्स हैं, ठीक है, उसने कितना कितना झूठ बोला, ठीक है, कितना उसने क्या क्या छुपाया, और बाकी देखो उसके झूठ बोलने से कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, अगर उसके झूठ बोलने से सामने वाले पर्सन को लॉस होता है, मान लीजिए कि उसने रिसीव किया, कोई प्रॉफिट था वो उसने इक्वल शेयर नहीं किया, तो उस पर्सन को कोई भी लॉस होता है, तो शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, जो कि वो जो टर्म है वो 2 साल तक एक्सटेंड होनी चाहिए, एंड विद फाइन, और उस केस में आपके पास फाइन भी लगेगा, एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन, और वो जो फाइन होगा वो 10,000 से, ठीक है, फाइन कम नहीं होगा, एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, जो कि 10,000 से 5 लाख रुपीज तक एक्सटेंड होगा। तो विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज, ठीक है, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, पहले मुझे इसमें बताओ, इसमें क्या कोई दिक्कत समझने में, कोई कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत? आई होप ये कंसेप्ट जो है वो बहुत इजी है। देखो बताओ कि ये कंसेप्ट कैसा है, इजी है या नहीं।
इसमें कोई डाउट है किसी को? प्लीज आस्क। बताइए मुझे, इसमें कोई डाउट है? आप लोग ना बिल्कुल ऐसे गूंगे बहरे हो, ठीक है, पूछो तो बताते नहीं हो, और फिर नो मैम, नो डाउट। मैम गुस्सा कर रही हैं। नो मैम, नो डाउट। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम इसका रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं। देखो आपको हर एक चीज इसकी है ना, इतनी कोई टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है। कुछ कुछ आपको जो पॉइंट्स हैं लर्न करने के, उन्हीं को समझना है कि जैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वाले में मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके नेम ऐसे आप अंडरलाइन कर लो, उनका जो ऑफिस है, ठीक है, और इसके इसी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और वही पर्सन होंगे कि जिनके पास क्या होंगी, नॉलेज होगी, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। वही पर्सन होंगे जिनके पास क्या होगी, नॉलेज होगी। फिर है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एक फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसका नेम है एलएलपी का, उसका कौन सा बिजनेस है, एड्रेस कौन सा है, हर पर्सन का नेम एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। ये तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ होनी चाहिए, ये आपको बता दिया। अगर कुछ भी धोखा निकलता है तो उसके लिए क्या है, फाइन लगेगा, अनिशेबल है, ठीक है। पनिशमेंट मिलेगी, कितनी मिलेगी वो आपको बता दिया, ये इसमें पता होना चाहिए। तो शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, ठीक है, जो कि 2 years तक एक्सटेंड होगी, विच में एक्सटेंड टू 2 years, एंड विद फाइन, जो कि 10,000 से कम नहीं होगा, 5 लाख तक एक्सटेंड होगा, 5 लाख तक होगा। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसे भी समझाती हूँ आपको, सबके पीछे बहुत सिंपल सिंपल से लॉजिक्स हैं, उन्हें समझते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट पॉइंट, when the requirements imposed by clause B and C of subsection 1 of the section 11, ठीक है, कहने का मतलब है कि सेक्शन 11 के, ठीक है, सेक्शन 11 के सबसेक्शन, ठीक है, आई, सेक्शन 11 के सबसेक्शन आई के क्लॉजेस बी और सी के द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंपाइल्ड विद, रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो वो कब तक होगा, जो भी क्लॉज है, सबसेक्शन हैज नॉट बीन कंपाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, ठीक है, यानी कि 14 डेज के अंदर तक आपको ये सब रजिस्ट्रार के साथ क्या करना है, कंपाइल करना है। रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे 14 दिन के अंदर ही, ठीक है। देखो एक फॉर्मेट है हर चीज को, आप ये तो नहीं है आप 2 साल आपको काम करते हुए हो गया, आप उसके बाद इनकॉर्पोरेट करा रही हैं, करा तो आप कभी भी सकते हैं, क्योंकि इनकॉर्पोरेट में उस केस में क्या होगा, उस केस में आपने हल्के उसको फर्स्ट को बंद करके हल्का हल्का उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और फिर जाके बोल सकते हैं कि ये हमने फर्स्ट वाली बंद कर दी थी और फिर अब हमने एक न्यू मतलब है उसे स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो हैज नॉट बीन कंपाइल्ड, ठीक है, विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज, यानी कि 14 दिन के पीरियड के लिए नहीं, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, तो 14 डेज के पीरियड में, ठीक है। तो क्या करना है, ए रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, जो वो डॉक्यूमेंट है उसे आपको रजिस्टर करना है। बी गिव अ सर्टिफिकेट दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम, ठीक है। तो अब एक सर्टिफिकेट भी आपको देना, ना सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, उसमें ये लिखा कि एलएलपी का नेम स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को देने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट है ना,
उस बर्थ सर्टिफिकेट में, ठीक है, क्या है वो, उसमें एक आपकी जो मतलब डेट है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो क्या है, उसी के माध्यम से, यानी कि उसी के द्वारा आपके जितने भी सारे अब तक वर्क है, एडमिशन है, वो सभी कुछ उसी के द्वारा ही चले गए हैं। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, यानी कि 14 डेज के पीरियड में रजिस्टर्ड द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। गिव अ सर्टिफिकेट दैट LLP जो है इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड, जो नेम स्पेसिफाइड किया गया है, ठीक है, उस नेम, जो नेम स्पेसिफाइड है उसके द्वारा LLP इनकॉर्पोरेट होगी, ये एक सर्टिफिकेट देना चाहिए। सो बी, गिव अ सर्टिफिकेट that LLP is incorporated by the name specified therein. Second, the registrar may accept the statement delivered, ठीक है, रजिस्ट्रार है वो एक्सेप्ट करेगा जो स्टेटमेंट डिलीवर्ड की गई है। तो अब देखो कहने का मतलब क्या है, क्या रजिस्ट्रार का ये वर्क नहीं है, रजिस्ट्रार का चेक करने का वर्क नहीं है, रजिस्ट्रार ये चेक नहीं करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कौन पार्टनर हैं, ठीक है, उनके आइडेंटिटी कार्ड से एड्रेस मैच कर देगा, ठीक है, मैच है या नहीं है, वो नेम वेम, ये सब चीज, यानी कि ये सब चेकिंग का वर्क जो है वो आपका है कि आप उसमें सही इंफॉर्मेशन दे। वो ये चेक नहीं करेगा कि आपने एड्रेस है वो सही से फिल किया है या नहीं फिल किया है, ये जो सब वर्क है ये आपका काम है। तो द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर द क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 एज सफिशिएंट एविडेंस दैट रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय क्लॉज ए हैज बीन कंपाइल्ड विद, ठीक है, कहने का मतलब है सिर्फ रजिस्ट्रार का काम इतना है देखने का कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, यानी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी, वो सारे डॉक्यूमेंट या वो सारे रिक्वायरमेंट उसमें है या नहीं, उसमें कंपाइल्ड किए गए हैं या नहीं। तो रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड, जो स्टेटमेंट डिलीवर्ड की गई थी, ठीक है, as sufficient evidence that requirement imposed by clause A, जो क्लॉज ए के द्वारा जो रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड की गई थी, ठीक है, हैज बीन कंपाइल्ड विद, ठीक है, वो जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं या वो जितनी भी सब है वो उसके साथ कंपाइल्ड है या नहीं। नेक्स्ट में आते हैं, द सर्टिफिकेट इशूड अंडर द क्लॉज बी शैल बी साइंड बाय रजिस्ट्रार, ठीक है। अब जो सर्टिफिकेट, क्योंकि अब इसका मतलब रजिस्ट्रार क्या है, सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट देगा, अब वही जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रार के द्वारा साइन होना चाहिए, ठीक है, और उसमें एक उसकी कॉमन, यानी कि जो उसकी ऑफिशियल सील भी होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी उसके द्वारा साइन करते हैं तो उसमें जो उसकी ऑफिशियल सील होती है वो भी होती है, तो उसकी ऑफिशियल सील भी होनी चाहिए। The certificate issued under the clause B, ठीक है, the certificate issued under the clause B of subsection 1 shall be signed by registrar, रजिस्ट्रार के द्वारा साइन होना चाहिए, and authenticated by his common seal, और उसकी कॉमन सील के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, ठीक है। द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट, अब क्या मतलब है कि वो जो सर्टिफिकेट है वो एक ये एविडेंस है दैट LLP इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम, मतलब कहने का मतलब है वो सर्टिफिकेट ये बताता है, वो सर्टिफिकेट ये एविडेंस में लेके आएगा कि वो जो LLP है वो इस नाम से क्या है, स्थापित हो चुकी है, वो जो LLP है वो इस नेम के द्वारा सेटअप हो चुकी है, तो वो यही चीज बताएगा, ठीक है, तो वो यही चीज बताई जाएगी कि वो जो LLP है वो इस नेम के द्वारा क्या है, सेटअप हो चुकी है, इस नेम के द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
एंड चेंज देयरिन। जैसे LLP का अच्छा देखो, इसमें मुझे बताओ इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन में कोई डाउट है किसी को? मैंने क्लियरली समझाया आपको या नहीं? आपको समझ में आया कि एक जो 14 डेज के अंदर ही वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट है उसमें सर्टिफिकेट भी होगा, ठीक है, कि जिसमें उसका नाम लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है सर्टिफिकेट से कि LLP जो है वो स्थापित हो चुकी है, जो LLP है वो इस नेम के द्वारा सेटअप हो चुकी है। रजिस्ट्रार जो है उसके मतलब उसका वर्क क्या होता है, बस ये देखना कि जितने भी पेपर्स है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी या जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड थे, क्या वो सब कुछ उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगे हैं या नहीं। आप खुद बताइए, जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, वो जो रिसेप्शन पे जो टीचर होती है, वो जो रिसेप्शन पे जो मैम होती है, वो क्या नोटिस करती है? वो जो रिसेप्शन पे मैम है वो ये नोटिस करती है कि, ठीक है, रिसेप्शन पे मैम वो ये नोटिस करती है कि क्या जितने भी सारे आधार कार्ड पेरेंट्स का, बच्चे का, ठीक है, वो सब कुछ है या नहीं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। आपने भी अपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो ये सब कुछ वो लोग चेक करते हैं। तो उसी तरीके से, ठीक है, वो भी यही सब कुछ चेक करते हैं। आपको कोई ना कोई स्लिप या कुछ ना कुछ मिलता है, तो उसी तरीके से उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो रजिस्ट्रार के द्वारा साइन होगा, ठीक है। द सर्टिफिकेट इशू, जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है शैल बी साइन बाय द रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार के द्वारा साइन होता है, एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज कॉमन ऑफिशियल सील, और ऑफिशियल सील के द्वारा ऑथेंटिकेट मतलब भी होगा। अब सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस है कि LLP इस नाम के द्वारा इनकॉर्पोरेट की जाएगी, दैट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज इनकॉर्पोरेटेड बाय नेम, ठीक है, कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो इस नाम के द्वारा स्थापित होगी, मतलब स्थापित हो गई है, तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP, ठीक है, LLP का अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शेल हैव ए रजिस्टर्ड ऑफिस, तो हर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्या होगा, तो हर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ठीक है। तो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शेल हैव ए रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। अब इसका मतलब है कि वो ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या है कि भाई जितने भी लोगों को उसके लिए काम स्टार्ट करना, क्योंकि LLP है, ये पहले से ही तय है कि आप उसे ऑफलाइन काम है, ठीक है, करना है, क्योंकि आपको एक ऑफिस की, ताकि उसमें से पता चले कि कोई भी सिचुएशन होती है कि हाँ भाई हम इस एड्रेस पे जाके संपर्क कर सकते हैं। तो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव ए रजिस्टर्ड ऑफिस, तो हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, टू विच ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस में बी एड्रेस्ड, जिसमें हर कम्युनिकेशन और नोटिस होगा, एड्रेस किया जाएगा, ठीक है, टू विच ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस में बी एड्रेस्ड, कि जिसमें ऑल कम्युनिकेशंस और नोटिस, ठीक है, वहाँ एड्रेस्ड होंगे, एंड वेयर दे शैल बी रिसीव, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जानी है, कोई भी कोरियर जाएगा, कोई भी चीजें रिसीव, मतलब कोई ना कोई वहां पे टेक ओवर और रिसीव करने के लिए होना चाहिए। और इसका कहने का मतलब क्या है कि आप एक उस लेवल पे, LLP का मतलब ही एक अच्छे लेवल की बात करते हैं, यानी आप उस काम को देखो, कोई भी LLP मतलब बनाएगा और वो एक उसे रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसे उसकी फीस देगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को भी अपॉइंट करेगा, तो क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए ये एक्टिविटी करेगा या वो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक्टिविटी करेगा, ठीक है, क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए ये एक्टिविटी करेगा या वो लॉन्ग टर्म के लिए इस एक्टिविटी को करेगा। तो
रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव ए रजिस्टर्ड ऑफिस। तो हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जिसमें ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस में बी एड्रेस, कि जिसमें हर कम्युनिकेशंस और नोटिसेस एड्रेस्ड होंगे एंड वेयर दे शैल बी रिसीव, और वो वही सब कुछ नोटिस कम्युनिकेशन वही होंगे और वहीं पर ही वो रिसीव किए जाएंगे। सेकंड, ए डॉक्यूमेंट में बी सर्व ऑन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, और पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय देयर एनी अदर मैनर as may be prescribed at the registered office। यानी a document may be served on a limited liability, अगर एक limited liability partnership में कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व किए गए हैं, ठीक है, पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को, बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट के द्वारा, ठीक है, उसके कहाँ पर होंगे, तो वो ऑब्वियसली उसकी कोई भी पोस्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में किया जाएगा। तो अंडर ए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, एक पोस्टिंग के सर्टिफिकेट से, अंडर ए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, एक पोस्टिंग के सर्टिफिकेट के द्वारा और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, ठीक है, वहां भेजा जाता है पोस्ट से रजिस्टर्ड ऑफिस में, और एनी अदर एड्रेस स्पेसिफिक, ठीक है ना, स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय द एलएलपी, कोई भी एड्रेस पे जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के द्वारा डिक्लेयर्ड किया गया है, ठीक है, मतलब एक उस ऑफिस पे या फिर एलएलपी ने, ठीक है, अपने, ठीक है, उस पे बताया गया है कि इस एड्रेस पे उससे संपर्क किया जाएगा, ठीक है, संपर्क यानी इस एड्रेस पे हर कम्युनिकेशन वर्क किया जाएगा। तो एनी अदर एड्रेस specifically declared by the limited liability partnership for the purpose in such form and manner as may be prescribed, इस पर्पस के लिए उस फॉर्म में, मैनर में जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हैं। थर्ड, ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मान लीजिए एलएलपी है, ठीक है, उसने उसे लैंड को रेंट पे लिया, क्या उसको अदर को वो चेंज नहीं कर सकती? कर सकती है, वो उस दूसरे को बदल सकती है। सो ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, एक एलएलपी जो है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के जगह को, प्लेस को बदल सकती है, चेंज कर सकती है, एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज, ठीक है, आप बदल सकते हो, चेंज कहने का मतलब है कि उस एड्रेस या कहाँ आप चेंज कर रहे हैं, रजिस्ट्रार के पास करने की, भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, कि आप इसमें क्या बदलाव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है। अब आप कहोगे कि मैम क्या ऐसा करना जरूरी है? अब जरूरी का कंसेप्ट तो नहीं आता, कुछ भी चीज, ठीक है, हमारी कंपलसरी नहीं होती, जब तक कि फाइन इंक्लूड ना हो, जब तक कि पनिशमेंट ना हो, तब तक कोई भी चीज हमारी, ठीक है, उसमें नहीं है। सो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में चेंज द प्लेस, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के प्लेस को चेंज कर सकता है, एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार के साथ, ठीक है, ऐसे सच चेंज के नोटिस को फाइल करेगा उस फॉर्म, उस मैनर में, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और उस कंडीशन में जिसकी प्रिस्क्राइब्ड होगी, एंड एनी सच चेंज शैल टेक इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग, ठीक है, जो कि उसकी सच फाइलिंग पर ही उसके इफेक्ट को लेंगे। अब इसका मतलब कोई भी जो चेंज है वो वहां पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, वहां पर बताया जाएगा आपको
कोई भी चेंज है वहां आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है, एड्रेस पे। अब बताओ इसके लिए क्या रीजन है डिस्क्लोज करने का? क्योंकि कोई भी, ठीक है, केस या कुछ भी चीज ऐसी होती है तो उस केस में आप बता सकते हैं, ठीक है, कि हाँ, या कोई आपके केस कर या आप तक पहुंचे, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या वहां तक, ठीक है, अगर उन्हें पता चलता है कि वो जो नोटिस में जो एड्रेस है वो आपने गलत दिया है, तो फिर से खामखा में फाइन्स और जो होंगे पेनल्टीज इम्पोज की जाएगी। इट्स बेटर कि आप उसे पहले से ही इन्फॉर्म कर दें, चेंज कर दें। सो एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जो एलएलपी है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के प्लेस को चेंज करेंगे एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के साथ उस के सच चेंज के नोटिस को फाइल करेंगे ऐसे फॉर्म और मैनर में एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस as may be prescribed. Any such change shall take effect only upon such filing. कोई भी जो ऐसा चेंज है वो ऐसी फाइल के इफेक्ट से ही होगा, ठीक है। If the limited liability partnership contravenes any provisions of this section, अगर LLP है इस सेक्शन इसके, ठीक है, कोई भी प्रोविजन के अपोजिट जाता है या इसके काम को नहीं करता। अगर आप एक LLP सेटअप कर रहे तो आपको भी एक आइडिया लग गया होगा कि अगर हम एक LLP सेटअप करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और अगर हम ये वर्क नहीं करेंगे तो हमारे पास कौन सी फाइन्स लगेंगी और हमें कौन सी पेनल्टीज लगेगी। तो if the limited liability partnership contravenes any provisions of this section, LLP and its every partner shall be punishable. तो LLP और उसका जो हर पार्टनर है वो पनिशेबल होगा, ठीक है, shall be punishable with fine। कौन से फाइन के साथ? which shall not be less than 2000 rupees, जो कि यानी कि वो जो फाइन है वो फाइन 2000 से 25,000 के बीच में होना चाहिए। Every partner shall be punishable with fine, ठीक है, not less than 2000 and which may extend to 25,000, यानी 2000 से, ठीक है, अगर ये चेंज, ठीक है, चेंज का मैटर उतना बड़ा नहीं है पर फिर भी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा है तो इसी के लिए उसके लिए बड़ी गलती के लिए बड़ी फाइन, छोटी गलती के लिए छोटा फाइन। सो shall be punishable with fine which shall not be less than 2000 rupees, यानी 2000 से 25,000 के बीच तक, but which may extend to 25,000 rupees। अब है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का जो क्या इफेक्ट है? ऑन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी कैपेबल ऑफ। देखो अभी आपको बताया ना कि एक रजिस्ट्रेशन करना जरूरी भी क्यों है। तो रजिस्ट्रेशन करने पर होता क्या है, रजिस्ट्रेशन करने पर एक जो LLP है, ठीक है, LLP फिर अपने नाम से क्या लिखा है, बाय इट्स नेम। सो ऑन रजिस्ट्रेशन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शेल बाय इट्स नेम, यानी कि जो LLP है वो अपने नाम से बी कैपेबल ऑफ, ठीक है, वो कैपेबल ऑफ है। तो बी कैपेबल ऑफ नंबर 1 सुइंग एंड बीइंग स्यूड, यानी कि वो स्यू कर सकती है, ठीक है, और हो भी यानी कर सकती है और लोग उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया लेकिन आपको किसी के ऊपर केस करना है तो आप उसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उसका डिटेल, उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोर्ट खुद फाइंड आउट करे, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो कोर्ट के पास उसका कोई प्रूफ भी नहीं है कि आपने उसे सेटअप किया हुआ है, आपने उसके काम को किया है। सो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, तो ऑन रजिस्ट्रेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शेल
by its name be capable of number 1 suing, ठीक है, sue कर सकता है and being sued. से B acquiring, owning, holding and developing or disposing of property, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज, डेवलप, होल्ड, ओन और एक्वायर कर सकता है, मतलब कि अपने नाम पर जो एलएलपी है, ठीक है, अपने नेम पर कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर, ओन, होल्ड और डेवलप, डिस्पोज कर सकता है, वेदर मूवेबल हो या नहीं, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल हो या नहीं, ठीक है, मूवेबल है या नहीं, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। सी नेक्स्ट है हैविंग अ कॉमन सील, ठीक है, इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन, यानी उसकी एक क्या कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब है कि भाई अब जैसे इंडिविजुअल है अपने घरों में मतलब ताला ये सब लगा सकते हैं और उनके अपने एक इंडिविजुअल अपने नेम पे स्टैम्प ये सब लगा सकते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन के बाद उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हैविंग ए कॉमन सील इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन, ठीक है, उसकी कॉमन सील होनी चाहिए, ठीक है, वो डिसाइड कर सकती है कि उसके नेम की पहचान ये कॉमन सील कौन सी है। So effect of registration में LLP by its name be capable of suing and being sued, acquiring, owning, holding and developing or disposing of property को एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड, डेवलप कर सकती है, रेदर मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, ठीक है, उसकी खुद की कॉमन सील हो सकती है। डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडीज कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर, ठीक है, ठीक है, डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स की यानी कि उन्हीं सच अदर एक्ट्स और थिंग्स को करके, सफर करके, एज बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, जो भी लॉफुली करेंगी, सफर करेंगे। नेक्स्ट है नेम के बारे में अगर हम डिसाइड करते हैं, नंबर 1 एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव आइदर द वर्ड्स LLP, ठीक है, एज द लास्ट वर्ड्स बाय ऑफ इट्स नेम। देखो क्या लिखा है कि यानी कि हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अपने नेम के आगे उन्हें कौन सा वर्ड, उन्हें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, या LLP अपने नेम के लास्ट वर्ड में उसमें इंक्लूड करना होगा। तो every LLP shall have either the words limited liability partnership, ठीक है, या तो उसे लिमिटेड वर्ड लगा दे, आजकल सभी लिमिटेड लगा देते हैं, ठीक है, कि जैसे ABC लिमिटेड, तो ABC लिमिटेड वर्ड से हम समझ में आ जाते हैं कि वो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो एक LLP है। क्लियर? सो एवरी LLP शैल हैव आइदर द वर्ड्स, हर LLP के उनके वर्ड्स होते हैं LLP और एक्रोनिम्स LLP एज द लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम, और अपने नेम में उसका लास्ट वर्ड क्या होता है, LLP। सेकंड है no LLP shall be registered by a name in the opinion of the central government, ठीक है, no LLP shall be registered by a name in the opinion of a central government। कहने का मतलब क्या है, कोई भी LLP, ठीक है, shall be registered by a name, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में जो है कोई भी LLP उसमें, मतलब कि जो ऑलरेडी आप ये बोल दीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से, या फिर जो नेम ऑलरेडी पहले से क्या है, एग्जिस्ट है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो नेम पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो LLP जो कि पहले से ही क्या करती है, एग्जिस्ट करती है,
सो नो LLP शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम, कोई भी LLP उस नेम के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, ठीक है, वो अनडिजायरेबल है, तो इज अनडिजायरेबल, और आइडेंटिटिकल, ठीक है, सेम नहीं होनी चाहिए। वही आपको बता रहे हैं कि कोई भी नेम जो पहले से ही है, सेटअप है, वो सेम नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल और आइडेंटिकल, or too nearly resembles to that of any other partnership firm, LLP और body corporate registered trademark, ट्रेडमार्क, ठीक है, कोई भी सेम या मतलब आसपास के LLP बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वो आसपास का नहीं होना चाहिए, विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी अदर पर्सन। यानी ट्रेडमार्क एक्ट 1999, यानी ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर किसी भी पर्सन के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी सब्जेक्ट मैटर पे एप्लीकेशन जो कि रजिस्ट्रेशन पे है, ट्रेडमार्क, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, बॉडी कॉर्पोरेट, LLP, इन सब के द्वारा, ठीक है, सेम होना चाहिए, आइडेंटिटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ नेम। नेम का क्या रिजर्वेशन है? अब देखो, अब नेम के बारे में अगर हम रिजर्वेशन की डिस्कशन करते हैं तो प्रपोज नेम यानी कि उसका है, अगर आपको नेम चेंज करना है अपनी LLP का, तो जिस तरह से आपने एड्रेस चेंज किया है तो वही फॉर्मेट से हम उसके नेम को भी चेंज कर सकते हैं। देखो आगे उसका 17 पॉइंट में, तो नेम चेंज ऑफ नेम है, चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिजर्वेशन ऑफ नेम। नेम का रिजर्वेशन है तो उसमें है रिजर्वेशन ऑफ नेम। नेक्स्ट में है चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP। A person may apply in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed to the registrar for reservation of the name set out in the application, ठीक है। कोई भी पर्सन जिन्होंने ऐसे फॉर्म और मैनर में अप्लाई किया, तो नंबर 1 द नेम ऑफ ए प्रपोज्ड LLP, ठीक है, तो ये है कि एक प्रपोज्ड LLP का नाम होना चाहिए। तो रिजर्वेशन ऑफ नेम में, तो रिजर्वेशन ऑफ नेम में प्रपोज्ड LLP के नाम, ठीक है, कि ये प्रपोज्ड LLP का ये नेम है। तो नेम ऑफ ए प्रपोज्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, रजिस्ट्रार में ऑब्वियसली ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तो नेम जाएगा ही जाएगा। नेम टू विच LLP proposes to change its name, अगर वो चेंज करते हो तो आप कौन से नेम को चेंज कर रहे हो, कौन से नेम पे आप बदलाव कर रहे हो, ठीक है। तो वही है कि नेम टू विच LLP proposes to change its name, ठीक है, कि एक प्रपोज्ड LLP का जो नेम है, तो नेम ऑफ ए प्रपोज्ड LLP, या फिर नेम टू विच LLP proposes to change its name, तो नेम टू विच जिसमें एक LLP प्रपोज कर रही है अपने नेम को चेंज करने के लिए। सो द नेम टू विच ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप proposes to change its name। नेक्स्ट है upon receipt of an application under subsection 1 and on payment of the prescribed fees। अब ऑब्वियसली अगर ये एप्लीकेशन आप उसमें नेम चेंज ऑफ नेम की भी डालोगे तो उसके लिए प्रिस्क्राइब फीस तो लगेगी। कोई भी अगर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगेगा? उसकी प्रिस्क्राइब फीस लगेगी। एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी द रजिस्ट्रार में सब्जेक्ट टू द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रजिस्ट्रार, ठीक है, सब्जेक्ट टू द रूल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, दैट नेम टू बी रिजर्व्ड इज नॉट वन विच मे बी रिजेक्टेड, ठीक है।
अब देखो जो नेम आपने डिसाइड किया है पहले तो उसकी एप्लीकेशन फीस लगेगी, और वही जो नेम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट, मतलब उसमें प्रिस्क्राइब होना चाहिए। दैट नेम टू बी रिजर्व इज नॉट वन, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए विच जो कि रिजेक्ट किया जाए किसी भी मैटर में या किसी भी ग्राउंड में। तो दैट नेम टू बी रिजर्व इज नॉट वन विच मे बी रिजेक्टेड ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है, रेफर्ड इन सब सेक्शन 2, रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार के इंटीमेशन के द्वारा, ठीक है, उसके 3 महीने के पीरियड के अंदर आप उस नेम को, ठीक है, रिजर्व कर सकती हैं। चेंज करना है आप उस नेम को चेंज कर सकती हैं। अच्छा, अभी फिलहाल कौन स्टूडेंट ने एंट्री की है 2 बजे बताइएगा, किसने अभी क्लास में एंट्री की है? अभी बताइए क्लास में किसने एंट्री की है? अच्छा चलो, मैं उसे रिमूव ही कर देती हूँ, आप लोग नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, ठीक है, और टीचर क्या बोल रही है उसका कोई जवाब भी नहीं दोगे, रिस्पॉन्स भी नहीं करोगे। तो चंचल गर्ग आपने एंट्री की है? यस मैम। हाँ जी चंचल, आप मैम इतनी मेरे लेट को एंट्री करने का? मैम मेरे को वैक्सीन लगी थी तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। आपको मालूम है ना कि आपकी डेली क्लास तो नहीं होती है? मैम मैं डेली टाइमली ज्वाइन करती हूँ मैम, आज सिर्फ लेट हो गया, सॉरी मैम। इससे क्या हो जाता है, इससे मैं मतलब आपके कोई भी रीजन हो, चाहे आपका रीजन अच्छा रीजन है चाहे आपका बैड रीजन है, मुझे उस चीज से नहीं पता, आप झूठ बोल रहे हैं आप सच बोल रहे हैं, पर जो रूल है वो सभी के लिए सेम है। आप जिज्ञासा बेटा प्लीज आप चंचल गर्ग की अटेंडेंस मत लगाइएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चंचल गर्ग आप मतलब झूठ बोल रही हैं, हो सकता है वो रीजन हो, वो आपका रीजन सही हो, लेकिन आज मैं आपको छोड़ दूं तो कल को बाकी बच्चे भी इस तरीके से रिएक्ट करेंगे और फिर वो कहेंगे कि मैम पार्शियलिटी करती हैं। मैं ये वर्ड नहीं सुनना चाहती, ठीक है, तो और मैं आपको डांट भी नहीं रही हूँ, मैं आपको सिंपल समझा रही हूँ, बता रही हूँ, हो सकता है कि आपका जेन्युइन रीजन हो, ठीक है, तो इसीलिए कोई बात अटेंडेंस नहीं, कोई बात नहीं मैम। ठीक है, आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, आपको मेरी वॉइस आ रही है ना? आगे एक बार समझते हैं, पहले इतना बताइए, रिजर्वेशन ऑफ नेम का कंसेप्ट समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. बताओ। यस ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ नेम में समझ में आया ना? तो अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस पे, नॉट वन विच मे बी रिजेक्टेड ऑन एनी ग्राउंड पे क्या होगा, रिजेक्ट किया जाएगा। रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के द्वारा इंटीमेशन के डेट से 3 महीने के पीरियड के लिए नेम क्या होंगे, रिजर्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है 17 में, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। क्लियर, अब हम उसके चेंज ऑफ नेम एलएलपी के नेम के चेंज के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट में है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16, ठीक है, कि सेक्शन 15 और 16 में कोई भी चीज कंटेन्ड होती है, सो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16 where central government is satisfied that LLP has been registered, ठीक है, तो अंडर अ नेम विच, ठीक है, LLP सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेटिस्फाई करती है। देखो आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं, इसका मतलब कि एग्जिस्टिंग नेम ऑलरेडी है, ठीक है,
तो अगर एग्जिस्टिंग नेम ऑलरेडी है तभी आप आगे उसके नेम को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। सो चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP में, ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16, सेक्शन 15 एंड 16 के साथ कोई भी चीज कंटेन नहीं है। वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होती है दैट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज बीन रजिस्टर्ड। सबसे पहले नेम के चेंज में सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेटिस्फाई करेगी कि जो LLP है वो, ठीक है, रजिस्टर्ड है किस नेम में, तो वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट LLP हैज बीन रजिस्टर्ड, जहां पे जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो रजिस्टर्ड है, तो हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर अ नेम, किस नेम से वो रजिस्टर्ड है, विच फर्स्ट इज अ नेम रेफर्ड, ठीक है, जो कि नेम ऑलरेडी सेक्शन में है। अगर वो नेम आइडेंटिटिकल है या फिर सेम है कि दूसरी LLP, क्योंकि आप नेम तो सेम नहीं रखोगे, अदर LLP का ऑलरेडी नेम है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट का या मिस्टेकनली ले लिया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइंड आउट करती है, देखती है, ठीक है, कि इस तरीके की कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन होती है कि नेम आइडेंटिटिकल है, जो नेम है वो जस्टिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है, और जो नेम जस्टिफाइड नहीं है, नेम सेम नहीं है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच LLP, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी LLP को बताती है, डायरेक्ट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच LLP टू चेंज इट्स नेम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी LLP को डायरेक्ट करती है कि वो उसके नाम को बदले, ठीक है, नेम को चेंज करे, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल कंप्लाई विद द सेड डायरेक्शन, ठीक है, विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डायरेक्शन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है तो उसके डायरेक्शन के डेट के 3 महीने के अंदर तक, ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल कंप्लाई, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंप्लाई करती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन के साथ 3 महीने के अंदर तक। कहने का मतलब क्या है, चेंज करने का भी मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कहीं ना कहीं LLP उसमें 3 महीने में, क्योंकि अब वो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, पहले तो मैनुअली भी था, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट लेट आया तो, और तब तक तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया था। जो पहले सिस्टम होते थे पार्टनरशिप में, कंपनीज में, उनमें भी ये दिक्कत होती थी, लेकिन उनमें जो चेंज का जो प्रोसेस था वो बहुत मतलब टाइम टेकन था। अब क्या है, 3 महीने के अंदर ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पता कि वो जो LLP है वो ऑलरेडी दूसरे नेम पे एग्जिस्ट करती है या हमें उसके नेम को चेंज करना है, तो कोई भी रीजन है, तो विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डायरेक्शन और सच लॉन्गर पीरियड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अलाउ करती है, तो उसके 3 महीने के अंदर तक, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच LLP कि वो अपने नेम को चेंज करे, वो 3 महीने के अंदर तक ही कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन में रेड मार्क वो सब कुछ शो हो जाता है, तो वो फिर जो गवर्नमेंट है वो LLP को नोटिस भेजती है, तो उस पे जो एड्रेस उन्होंने दिया गया होता है तो उसी पे वो उन्हें नोटिस भेजेगी, बताएगी कि उसी में, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें बताएगी कि 3 महीने के अंदर तक ही उसके मतलब पीरियड तक वो to change its name and limited liability partnership shall comply with said direction within 3 months, यानी 3 महीने के अंदर ही, तो within 3 months after the date of direction, डायरेक्शन की डेट से 3 महीने के अंदर तक ही, ठीक है, as the central government में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है। नेक्स्ट सेकेंड, any LLP, any limited liability partnership which fails to comply with the direction given under subsection 1, ठीक है, कोई भी limited liability partnership अगर फेल हो जाती है
मान लीजिए कोई भी, कि जैसे सबसेक्शन 1 में मतलब कि आपको चेंज करना है, कि आपने चेंज नहीं किया, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको नोटिस भेजा करने के लिए, अब आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आपने तो पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया था, क्योंकि इसके लिए पहले से ही प्रिस्क्रिप्शंस आपको पहले से ही बता दिया गया है। ठीक है, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं? अगर आप एक एलएलपी को सेटअप करते हैं, ठीक है, तो आपको एलएलपी को सेटअप करने के लिए उसके प्रोविजंस को रीड करना पड़ेगा, उसके बाद आप गवर्नमेंट से या किसी से भी, ठीक है, तभी मतलब उसको नोटिस पे आप बात करेंगे कि जब तक आप क्या होंगे, सही होंगे। अगर आप गलत होंगे तो फिर आपको यानी कि जो है आप अपना सिर्फ सिंपल क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सच एलएलपी को डायरेक्ट करती है टू चेंज इट्स नेम, कि वो अपने नेम को चेंज करे, और एलएलपी को सच कंप्लाई विद द सेड डायरेक्शन विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन, तो डेट ऑफ डायरेक्शन से 3 महीने के अंदर तक, ठीक है, विद द सेड डायरेक्शन विद इन 3 months, यानी कि 3 महीने के अंदर तक जो भी है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है अलाउ करती है, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है तो उसके अकॉर्डिंग। सेकंड है एनी एलएलपी व्हिच फेल्स टू कंप्लाई, ठीक है, तो अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे शैल बी पनिशेबल विद फाइन, तो उसे उस फाइन के साथ क्या मिलेगा, पनिशेबल होगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000, वो जो फाइन है वो 10,000 से 5 लाख तक, ठीक है, तो शैल बी पनिशेबल विद फाइन which shall not be less than 10,000 but which may extend to 5 lakh rupees, जो कि 10,000 से 5 लाख रुपए के बीच में होगा, ठीक है, तो which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees, जो कि 10,000 से 5 लाख के बीच में आपका फाइन होगा अगर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको वर्क दिया है उस वर्क को आप टाइमली फिनिश नहीं करते हैं, चाहे आप उसे वर्क समझिए चाहे आप उसे अपने लिए बेनिफिट समझिए। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच लायबिलिटी शैल बी पनिशेबल, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस किसके काम को करने की जिम्मेदारी उन पार्टनर्स की भी होती है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे वर्क को करने की जिम्मेदारी उन पार्टनर्स की भी होती है। सो डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच एलएलपी, तो सच एलएलपी का जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच एलएलपी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000, जो कि 10,000 से कम में नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, जो कि 10,000 से 1 लाख के बीच में होगा, ठीक है, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच एलएलपी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000, जो कि 10,000 से, ठीक है, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर ये वर्क नहीं करते हैं इसका मतलब है कि उन्हें भी पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि इसीलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को भी उनके नेम वो सब कुछ लिखे गए होते हैं कि उनमें जवाबदेह इंसान कौन है, ठीक है, कि उसमें एक वो जो पर्सन है अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर है इसका मतलब कि वो, ठीक है, मतलब कि उस एलएलपी को का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और उस एलएलपी का वो एक जवाबदेही क्या है, इंसान है, इसीलिए। सो ठीक है, विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 एंड विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, और जो कि 1 लाख रुपीज तक एक्सटेंड हो सकता है। पहले मुझे बताओ इतना क्लियर हुआ या नहीं? इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन टू चेंज नेम इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस में नेम को चेंज करने की
कौन कौन सी मतलब कि डायरेक्शन के लिए एप्लीकेशन कौन कौन सी है। तो एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन टू चेंज नेम, तो सर्टेन सर्कमस्टांसेस में नाम को अगर हमें चेंज करना है तो उसकी कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं। Any entity which already has a name similar to the name of the limited liability partnership, कोई भी एंटिटी या कोई भी बिजनेस जिसका ऑलरेडी वो सिमिलर है नेम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नेम से, सो एनी एंटिटी विच ऑलरेडी हैज अ नेम, ठीक है, कोई भी एंटिटी विच ऑलरेडी हैज अ नेम सिमिलर टू द नेम ऑफ LLP, तो कोई भी एंटिटी जिसका ऑलरेडी नेम है वो नेम जिसका LLP के नेम से क्या है वो सिमिलर है, which has been incorporated, ठीक है, तो और वो जो incorporate मतलब वही जो मतलब उसका नेम सिमिलर है LLP के नेम से, और वो जो LLP है वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई है। ऑलरेडी मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपकी डायरेक्शंस भी जो बताई गई हैं कि किस रास्ते पे आपको चलना है बताना है वो भी बताया गया है कि कोई भी हो जिसका ऑलरेडी क्या है तो वो मानो कि एंटिटी है या आपको भी बाद में पता चलता है, ठीक है, उस केस के लिए भी बता रही हूँ कि जैसे आपको बाद में आपने रजिस्ट्रेशन सब किया, आपको वर्क किया आपने, क्योंकि देखो जब अब एक न्यू LLP होती है तो उसको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जब आप उस काम को करोगे, जब आपको उस वर्क में आप जाओगे तभी आपको उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। सो एनी एंटिटी विच ऑलरेडी हैज अ नेम सिमिलर टू द नेम ऑफ LLP, कोई भी एंटिटी जिसका ऑलरेडी नेम है जो कि LLP के नेम से सिमिलर है, ठीक है, आपको मान लीजिए पता चलता है बाद में, which has been incorporated subsequently, ठीक है, in such manner as may be prescribed to the registrar to give a direction to any LLP, ठीक है, कि किसी भी LLP को एक डायरेक्शन देना, ठीक है, तो इस इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार से टू गिव अ डायरेक्शन टू एनी LLP, कि अब रजिस्ट्रार को है कि वो कहते हैं कि टू गिव अ डायरेक्शन टू एनी LLP, ठीक है, तो वो उनसे अप्लाई किया है उन्होंने, अगर पता चलता है तो वो रजिस्ट्रार को बोलेंगे कि वो किसी भी उस LLP को क्या दे, डायरेक्शन दे। सो टू द रजिस्ट्रार टू गिव अ डायरेक्शन टू एनी LLP ऑन अ ग्राउंड रेफर्ड टू इन सेक्शन 17 में जो रेफर्ड हैं टू चेंज इट्स नेम, ताकि उसके नेम को चेंज करने के लिए, तो उसके नेम को चेंज करने के लिए तो वही है एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन टू चेंज नेम इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस में नेम को चेंज करने के लिए डायरेक्शन की मतलब उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। The registrar shall not consider any application to give a direction on the ground, मतलब एक्चुअल में इसके बारे में कि हम ये सेक्शन 17 क्लॉज सब सेक्शन को स्टडी करें, मैं आपको बताती हूँ कभी कभी बहुत सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं, तो सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, जो रजिस्ट्रार होते हैं वो एप्लीकेशन यानी कि वो आपको प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कभी कभी रजिस्ट्रार प्रिस्क्राइब्ड नहीं करते, तो द रजिस्ट्रार शैल नॉट कंसिडर एनी एप्लीकेशन टू गिव अ डायरेक्शन टू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, ऑन द ग्राउंड जो कि रेफर्ड है क्लॉज बी में सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17 अनलेस जब तक रजिस्ट्रार रिसीव्स द एप्लीकेशन विद इन 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर नेम चेंज करना है तो नेम की चेंज करने की क्या थी कि 24 महीने के अंदर तक, ठीक है, तो तभी तक, अदरवाइज उसके बाद जो हो जाता है तो वो उसमें नहीं करेगा। तो रजिस्ट्रार रिसीव्स एप्लीकेशन विद इन 24 months from the date of registration of the limited liability partnership, clear।
इसका मतलब 24 मंथ्स के अंदर उसने नहीं किया, यानी 24 मंथ्स के उसने क्या किया, बाद में किया। और अगर 24 मंथ्स के बाद में करता है, ठीक है, तो 24 मंथ्स के क्या करेगा, बाद में करेगा, तो उस केस में वो फिर रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करेगा। ये सिंपल सा जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया? बताइए कि वो कब करेगा, कब नहीं करेगा। ठीक है, द रजिस्ट्रार शैल नॉट कंसीडर एनी एप्लीकेशन टू गिव डायरेक्शन टू LLP। अब है रजिस्ट्रार रिसीव्स एप्लीकेशन विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द LLP। हाँ बताइए, बोलना आपकी मैम बताइए, ये मजाक चल रहा है अभी? किसका माइक अभी ओपन था? बताइए अभी किसका माइक ओपन था? और आप ये ऐसे स्टूडेंट को या इसी बच्चे को बोलते हो? सभी एक बार अपनी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। अटेंडेंस के नाम पे आप ऑनलाइन क्लास में शायद आ जाते हैं और किसी को भी पकड़ा देते होंगे। भावना, वीडियो आप अपनी प्लीज ओपन कीजिए। हाँ जी, भावना आप प्लीज अपनी वीडियो ओपन कीजिए। भावना 5555, भावना 555, आप प्लीज अपनी वीडियो ओपन कीजिए। सिमरन आप अपनी प्लीज वीडियो ओपन कीजिए। सिमरन, जोतप्रीत कौर आप अपनी प्लीज वीडियो ओपन कीजिए। ये मैंने ये आप लोग वीडियो ओपन ऑफ ऑन ऑफ क्यों कर रहे हैं? ऑन ही रखिए। भावना आप प्लीज अपनी ऑन रखो। भावना आप प्लीज अपनी ऑन ऑन रखिए। श्रुति मिश्रा, श्रुति मिश्रा, सिमरन को मैंने कहा था, सिमरन ने अभी अपनी ऑन नहीं की। श्रुति मिश्रा, श्रुति जी, हाँ जी, आप अपनी प्लीज कहाँ हैं आप? श्रुति, श्रुति कहाँ हैं आप? ऋचा मित्तल, आपकी ऑन है। रिंकी, रिंकी आप अपनी ऑन कीजिए। रिंकी आप अपनी ऑन कीजिए। रिंकी, मैं बार बार नेम बोल रही हूँ, रिंकी आप ऑन कीजिए। इतना मेरे पास ना टाइम नहीं है, आपको समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक, ठीक है। रिंकी आप अपनी प्लीज ऑन कीजिए। नहीं है आपकी ऑन, कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ देखिए कहाँ है आपकी ऑन, नहीं विजिबल हो रही मुझे। ये मत ध्यान देना कि ऑनलाइन क्लास है तो आप फोन बस ऐसे ही रख के छोड़ दोगे और खुद गायब हो जाओगे। नेक्स्ट पार्ट में हम यही वाला पार्ट स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो रजिस्ट्रार है, ठीक है, तो अगर उसमें 24 मंथ से ज्यादा का टाइम हो जाता है
तो रजिस्ट्रार रिसीव्स एप्लीकेशन विद इन 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द LLP के डेट के 24 मंथ के बाद अगर करता है तो रजिस्ट्रार शैल नॉट कंसिडर, तो रजिस्ट्रार उसकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, 19 पॉइंट देखते हैं। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड नेम, अगर रजिस्टर्ड नेम है हमें उसी को चेंज करना है तो एनी LLP में चेंज इट्स नेम रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, तो कोई भी LLP अपने नेम को चेंज कर सकता है जो रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड है। कैसे कर सकता है अभी आपको बताया। ठीक है, ऐसा फॉर्म फाइल करके, ऐसे फॉर्म, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्म तो आपको फिल करना पड़ेगा, तो विद हिम आर नोटिस ऑफ सच चेंज इन सच फॉर्म, सच फॉर्म में सच फॉर्म को चेंज करने के नोटिस के साथ एंड मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस। ठीक है, उस फीस की पेमेंट के साथ, एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, तो उस फीस की पेमेंट के साथ, एंड द पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसका मतलब कि LLP अपने नेम को चेंज कर सकती है। ठीक है, वो जो फॉर्म को, सच फॉर्म को चेंज करना है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म को आपको चेंज कर रहे हो, नेम आप जो चेंज कर रहे हो तो चेंज का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और जो उसकी फीस की जो पेमेंट होगी उसे करनी पड़ेगी जो प्रिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स LLP। ठीक है, अगर आपने, क्योंकि देखिए अब आपको बताया था कि उसमें कहीं ना कहीं LLP का वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा कि ताकि इंडिकेशन में मिले, समझ आए कि पार्टनरशिप से ये अलग है, ये LLP है। तो काफी मतलब जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लिमिटेड वर्ड इसमें लगाती है। ठीक है, काफी ऑर्गेनाइजेशन उसमें लिमिटेड वर्ड को यूज करती है। सो पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स के इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स के लिए जो पेनल्टी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और LLP। इफ एनी पर्सन कैरीज ऑन बिजनेस अंडर एनी नेम और टाइटल, अगर कोई भी पर्सन उस इसी भी नेम और टाइटल के अंडर उस बिजनेस को कैरी करता है, ऑफ विच वर्ड LLP, ठीक है, इसमें वर्ड LLP होता है, एनी कॉन्ट्रैक्शन इंटीमेशन आर द लास्ट वर्ड, ठीक है, दैट पर्सन और ईच ऑफ दोज पर्सन, ठीक है, वो जो पर्सन है, वो जो ईच पर्सन है, शेल अनलेस ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड एज ए लिमिटेड, मतलब कि कोई भी उसमें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन या कोई भी LLP के इम्प्रॉपर यूज होता है, तो आप उस चीज में जो वर्ड है, जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन इंटीमेशन में जो वर्ड LLP लगाना था वो नहीं लगाया गया, या वो मतलब उसको आपने स्टाइल के तौर पे उसको, ठीक है ना, जो उसका मीनिंग था वो चेंज हो गया, तो उस केस में भी पनिशेबल होगा। तो अनलेस ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड, तो मतलब इसी से ही देखिए कौन सा पनिशेबल होगा, विद फाइन, जो कि 50,000 से 5 लाख तक के बीच में होगा। तो बी पनिशेबल विद फाइन विच नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज, जो कि 50,000 रुपीज से कम में नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, जो कि 5 लाख रुपए तक क्या होगा, एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा हमें फाइन का देखना है, जो कि 50,000 से 5 लाख तक का है। तो आपको सभी में उसका फाइन देख लेना। ठीक है, अगर आप इम्प्रॉपर वर्ड यूज करते हो, नेम को चेंज नहीं करते हो, क्या फाइन होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उस केस में क्या आपके डीमेरिट्स हैं, तो उन सभी को हमें कवर करना है, देखना है। अब हम इसका लास्ट टॉपिक है ये स्टडी करते हैं। देन पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड लिमिटेड लायबिलिटी। Every LLP shall ensure that its invoices, official correspondence and publications bear the following। ठीक है, कि हर LLP इंश्योर करेगा कि उसका जो इनवॉइसेस है, उसका जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी उसका जो ऑफिस का जो एड्रेस है, पब्लिकेशंस है, वो क्या क्या चीज बियर करेंगे, नेम, एड्रेस, ठीक है, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम और एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर,
ठीक है, उसकी एलएलपी का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम एंड एड्रेस, bear the following, namely the name, address of its registered office, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम, ठीक है, उसका एड्रेस, ठीक है, एलएलपी का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। सेकंड पे आ जाओ, ठीक है, तो ये सब कुछ उसका नेम और लिमिटेड लायबिलिटी का पब्लिकेशन होगा। अ स्टेटमेंट दैट इट इज रजिस्टर्ड विद लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट जो कि एक लिमिटेड लायबिलिटी के साथ क्या है, रजिस्टर्ड है, तो वही इसका मतलब है कि एक एंश्योर कि उसके इनवॉइस पे, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी बिल है, ठीक है, आपके अपने बिल पे, उसके पब्लिकेशंस पे, मान लीजिए आप एलएलपी के उसी बिहाफ पे काफी कुछ चीजें पब्लिश करते हैं, या फिर आप उसके बिहाफ पे कुछ काम कर रहे हैं, तो उस एलएलपी में उसका नेम, उसका एड्रेस, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द एलएलपी। बी, अ स्टेटमेंट दैट इट इज रजिस्टर्ड विद लिमिटेड लायबिलिटी, एक स्टेटमेंट भी कि जैसे स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये एक रजिस्टर्ड, इसीलिए वहां पे वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी या फिर वो लिमिटेड वर्ड लगा देते हैं कि ताकि सामने वाले पर्सन को इंडिकेशन जाए कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसके साथ ये रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है एनी एलएलपी जो कि इसके प्रोविजन से मैच नहीं करती है, चलती नहीं है, कंट्रावीन करती है, तो उसे फाइन होगा। कितने का फाइन होगा? 2000 से उसे 25,000 तक, यानी 2000 से 25,000 तक का उसे क्या होगा? फाइन होगा। So any limited liability partnership which contravene the provisions of subsection 1 shall be punishable with fine which shall not be less than 2,000 rupees, जो कि 2,000 rupees से 25,000 rupees तक उसका क्या होगा? फाइन होगा। पहले मुझे बताओ इतना क्लियर हुआ या नहीं? बाकी ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में अपना कवर करेंगे। तो 4th पार्ट है, 5th पार्ट हमारा रिमेनिंग है, ठीक है। ये कुछ बाकी के तो कुछ स्मॉल पार्ट्स हैं, वो भी हम कवर कर देंगे। पहले मुझे बताइए जितना पार्ट आपको समझाया उतना समझ में आया? क्या कोई डाउट है आज की क्लास में? ठीक है, बाकी इसका हम नेक्स्ट में कवर करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज पूछ सकते हैं कि आपको ये टॉपिक या फिर ये कंसेप्ट है जो नहीं ना समझ में आया हो, और मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया बच्चे, बहुत ज्यादा डिटेल में, कि आपको हर चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ये अभी से आप इसमें अटेंडेंस क्यों लिख रहे हैं? जिज्ञासा ले लेगी अपने आप ही। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। जिज्ञासा